हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश का जीके। और उसमें हम लोग पेपर 5, 6 की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी में जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसे मैं कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये भौतिक विभाजन है। तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन सामान्यतः 4 भागों में या मुख्यतः यदि हम कहें तो 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला जो भाग है वो है हिमालय का भाबर या तराई क्षेत्र। ये आप देख सकते हो, भाबर या तराई क्षेत्र है। दूसरा है गंगा यमुना का विशाल मैदानी क्षेत्र। और तीसरा है दक्षिणी उच्च भूमि, या इसी को कह देते हैं कि दक्षिण का पठारीय और पहाड़ी क्षेत्र, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। तो अब देखो, जो हिमालय या भाबर का तराई क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र है या फिर तराई क्षेत्र है, तो ये क्या है ना, ये जो भाबर या तराई क्षेत्र है या भाबर या तराई का मैदान है, ये शिवालिक के, अब आपको एक चीज पता होगी कि शिवालिक के समानांतर है। कैसे है, शिवालिक के समानांतर। तो अब आप जानते होंगे कि हिमालय इस तरीके से विभाजित है। एक तो है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय के ट्रांस यानी कि हिमालय के परे जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, हिमालय में नहीं गिने जाते। महान हिमालय, उसके बाद है हमारा मध्य हिमालय, और फिर हमारा आता है लघु हिमालय या फिर शिवालिक। ये क्या है, ये है शिवालिक। तो अभी जैसा कि हमने कहा कि शिवालिक के समानांतर जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं भाबर या तराई। ठीक है। तो हिमालय के समानांतर जो क्षेत्र है, ये आप देख सकते होंगे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हिमालय के समानांतर क्षेत्र, उसको हमने कहा भाबर या फिर तराई क्षेत्र। तो देखो, अगर भाबर और तराई एक होते तो उनको हम कह देते भाबर तराई क्षेत्र, लेकिन वो एक नहीं है, उनमें कुछ अंतर है। तो भाबर और तराई क्षेत्र में क्या अंतर है, चलिए इसको देखते हैं। तो भाबर और तराई क्षेत्र में जो अंतर है वो मूलतः वहां पाए जाने वाले कंकड़ पत्थरों की प्रकृति के आधार पर है। तो भाबर में क्या होता है, देखो भाबर और तराई दोनों ही शिवालिक के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवालिक के समानांतर क्षेत्र हैं, लेकिन मूल अंतर जो है वो भाबर के तराई भाबर क्षेत्र में है। क्या है कि ये जो है ये बड़े बड़े कंकड़ों और पत्थरों से मिलकर के बना होता है। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है कि ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। तो बेटा, इसलिए ये बड़े बड़े कंकड़ों पत्थरों से निर्मित है क्योंकि जब हिमालयी नदियां पर्वतों से निकलकर मैदान में उतरती हैं तो बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर को ला करके वहां पर इकट्ठा कर देती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक नदी आ रही है, और जैसे ही ये पर्वत से नीचे मैदान में आएगी, यहाँ पर आकर के बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठे कर देती है। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पर जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर देती है तो उसकी वजह से जो नदियां हैं वो नीचे से चलती हैं, यानी कि नदियां अंडरग्राउंड हो जाती हैं, नदियां दिखाई नहीं देती। क्योंकि आप देखो, यदि पत्थरों के बीच में थोड़ा भी गैप होगा तो पानी रिस करके नीचे चला जाएगा। जो नदियों का पानी है वो रिस कर नीचे चला जाता है। अगर पानी नीचे रिस करके चला गया तो इसका मतलब है कि नदियां विलुप्त हो गई। हम कह सकते हैं कि उस जगह पर जो नदियां हैं वे विलुप्त हो जाती हैं। नदियां ऊपर दिखाई नहीं देती हैं भाबर के क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद होता है, अब ये बात आपको समझ में आई कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से निर्मित क्यों है और पानी रिस करके नीचे चला जाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो विलुप्त हो गई हैं। अब ये यूपी में कौन सा क्षेत्र होता है बेटा, ये यूपी में उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से, ये क्षेत्र हमें याद रखने होंगे यूपी के हिसाब से।
उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में काशीपुर तक, कुशीनगर तक, पूर्व में कुशीनगर तक। तो ये तो हुआ भाबर। अब तराई क्षेत्र क्या है? जैसे जब हमारा घर बनता है तो हम क्या बोलते हैं कि तराई करनी है। और तराई का क्या मतलब होता है? यानी कि जो सीमेंट से हमने घर बनाया है ना, सीमेंट गारे इत्यादि का प्रयोग करके हमने घर बनाया, अब उसको मजबूती के लिए या यूं कहें कि उसमें जो कण हैं उनको महीन करने के लिए उसमें तराई की आवश्यकता होती है, तभी वो मजबूत होता है। तो तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र में महीन कण और महीन कण वाली मृदा पाई जाती है। और क्योंकि ये महीन कण होते हैं इसलिए जो नदियों का पानी है वो रिस करके नीचे नहीं जा पाता। नदियों का पानी रिस कर नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, तो नीचे नहीं जा पाता, इसका मतलब है नदियां पुनः मैदान में वापस आ जाती हैं, पुनः भूमि पर दिखाई देने लगती हैं। तो हम इसको कहते हैं कि नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, है ना। नदियां जो है धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो ये तो हुआ भाबर और तराई में डिफरेंस। तो भाबर देखिए, खेती के आप समझ रहे होंगे कि खेती के दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन तराई क्योंकि महीन कणों वाली संरचना, महीन कणों वाली मृदा होती है, नदियां पुनः धरती पर प्रकट हो जाती हैं और इसकी वजह से जो उर्वरता है मिट्टी की वो बहुत अच्छी हो जाती है। और यही कारण है कि वहां फसलें बहुत अच्छी होती हैं, खासकर गन्ने, धान इत्यादि की फसलों के लिए जो तराई क्षेत्र है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारा दूसरा क्षेत्र था वो था गंगा यमुना का मैदान। और गंगा यमुना के मैदान में क्या है? गंगा यमुना का मैदान मतलब ऐसा मैदान जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर के बनाया है, यमुना या उसकी सहायक नदियों ने मिलकर के बनाया है। तो यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है और यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उन सब ने मिलकर के एक जो मैदान बना दिया उसको कहा गंगा यमुना का मैदान। अब गंगा यमुना के मैदान को दो भागों में बांटा है और इसका नाम पहले का रखा है बांगर और दूसरे का नाम रखा है खादर। अब देखो, हमने देखा था कि यहाँ वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये भाबर था, है ना। उसके बाद यहाँ कहीं ऐसे तराई था और इधर जो है ये आपका आता है बांगर और खादर। ऐसे क्षेत्र जो होता है उसको बांगर बोलते हैं और दूसरे को खादर बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है बांगर और खादर में? तो बांगर और खादर में बेटा मेनली ये डिफरेंस है कि जो बांगर है, बांगर यानी कि ऐसे याद करो, बांगर इक्वल टू बूढ़ा। तो यानी कि बांगर जो है वो बूढ़ी मिट्टी होती है, यानी कि वो पुरानी मिट्टी होती है, क्योंकि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में बहुत अधिक जो है नदियां नहीं पहुंच पाती, इस वजह से वहां पे बाढ़ नहीं आती, बहुत ज्यादा मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि नहीं होती। लेकिन जो पूर्व का क्षेत्र है वहां पर ठीक ठाक बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण हर बार नई मृदा का निर्माण हो जाता है। तो जब नई मृदा का निर्माण होगा तो उसे हम कहेंगे खादर। नई मृदा के निर्माण को हम कहेंगे ये खादर का मैदान है या खादर मिट्टी है। तो यह भी कृषि के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपजाऊ होती है। और जो तीसरा हमारा क्षेत्र था वो था दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र जिसमें कि मुख्यतः विंध्य का क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। तो विंध्य का क्षेत्र तो अपने आप में ठीक ठाक उपजाऊ है, लेकिन जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है
यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित है और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर सूखा पड़ जाता है। और जिसमें कि बांदा जो है, बांदा, उत्तर प्रदेश का बांदा, ये जिला सबसे अधिक सूखे से प्रताड़ित होता है और इस जिले में गर्मी भी अत्यधिक होती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमने उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन देखा। तो अब इसके बाद हम लोग अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग यूपी की मृदा इत्यादि के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।